Audio Jungle. चलिए बाबू, कैसे हैं आप लोग। आज के इस क्लास में हम आप लोगों को बाबू क्लास 10th के मतलब एक टॉपिक, नया टॉपिक पढ़ाएंगे और बहुत मतलब बारीकी ढंग से पढ़ाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आएगा। बाबू आज हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या, जो मतलब 10th क्लास में पढ़ने हैं, तो उनसे रिलेटेड जितने सारे थ्योरी है, जितने सारे अप्रोच है, मैं उन सारे अप्रोच और थ्योरी को एक एक करके आप लोगों को बताऊंगा बाबू। बस आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बाबू आज, ठीक है। तो बाबू अगर हमारे इस पढ़ाई से और हमारे इस मतलब वीडियो से आप लोगों को कुछ इम्प्रेशन आता हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट जरूर कर दीजिएगा। चलिए बाबू आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को पढ़ना है वास्तविक संख्या, लेकिन उससे पहले जो कुछ ज़रूरी चीज़ है मैं उन एकदम लो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक पढ़ाऊंगा। आप लोग ज़रा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है। चलिए बाबू, टॉपिक का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या है? वास्तविक संख्या। लेकिन वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले हम लोग कुछ चीज जानते हैं, जो देखिए। सबसे पहले बाबू प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? देखिए प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब देखिए बाबू, कोई पूछे प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे अब देखिए बाबू, गिनती कहाँ से चालू होती है? 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। कोई दिक्कत है? अब इसके बाद है बाबू पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, अब देखिए बाबू, पूर्ण संख्या कोई पूछे या पूर्ण संख्या कैसे समझेंगे, तो देखिए यदि शून्य मतलब 0 को प्राकृत संख्या के समूह में शामिल कर दिया जाए तो उसे हम पूर्ण संख्या समझते हैं। पूर्ण संख्या समझते हैं। अब देखिए बाबू, पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? तो यदि शून्य को मतलब 0 को प्राकृत संख्या के समूह में शामिल कर दिया जाए तो उसे हम पूर्ण संख्या समझते हैं। जैसे बाबू अब देखिए, प्राकृत संख्या तो 1 2 से लेके अनंत तक होता था, इसमें केवल शून्य ऐड कर देंगे। 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। कोई दिक्कत है? लेकिन एक चीज यहाँ जरा ध्यान में रखिएगा बाबू, नोट, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। बाबू क्या लिखे हैं? सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है, लेकिन सभी प्राकृत
प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। कोई दिक्कत है? अब जरा यहाँ ध्यान से समझिए, हम क्या लिखे हैं। हम लिखे हैं सभी पूर्ण संख्या, जितने सारे पूर्ण संख्या है वह प्राकृत संख्या नहीं होती है। प्राकृत संख्या नहीं होती है, लेकिन सभी प्राकृत जो है ना वह पूर्ण संख्या होती है। यहाँ पर देखिए बाबू, जितने सारे प्राकृत संख्या है वह पूर्ण संख्या में है, लेकिन 0 पूर्ण संख्या है, यह प्राकृत में है नहीं है। तो इसीलिए जैसे में लिखेंगे, जैसे 0 पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या नहीं। किसी को कोई दिक्कत है? चलिए अब बाबू आगे देखते हैं। चलिए बाबू, अब है सम संख्या। एक चीज ध्यान में रखिएगा बाबू, छोटा छोटा चीज आदमी को काफी डिस्टर्ब करता है, ठीक ना। और गणित जो है ना बहुत बारीकी का चीज होता है। जैसे कोई भी व्यक्ति बोलता है सम संख्या किसे कहते हैं, तो हम लोग एकदम आसान लहजे में बोल देते हैं कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। लेकिन बाबू अगर सच में पूछा जाए तो ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, वो हम सारे के सारे चीज बताते हैं आप लोगों को। देखिए, जब भी कोई पूछे आप लोगों को सम संख्या किसको कहते हैं, तो आप लोग को जो परिभाषा हम बताते हैं आप लोग वही दीजिएगा। जो प्राकृत संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। अब देखिए बाबू, हम क्या लिखे हैं सम संख्या के डिफिनीशन। जो प्राकृत संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। मतलब 2 से ही कटना चाहिए, और वह संख्या कौन होनी चाहिए? प्राकृत के अलावा दूसरा संख्या सम नहीं हो सकता है। इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ... इनफाइनाइट तक। अब बाबू यह 2, 4, 6, 8, 10 यह प्राकृत संख्या है, लेकिन जो आदमी कहता है कि जो संख्या 2 से पूर्णतः कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। बताइए, तो अगर इसी जगह हम लिख देंगे -10, यह 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? कट रहा है, लेकिन यह सम नहीं है। यह सम नहीं है बाबू, ध्यान में रखिएगा। यह क्या है? सम नहीं है। जैसे -6 लिख दिए, यह भी 2 से कटा है, लेकिन यह सम नहीं है। जैसे -30 लिखे हैं, यह भी 2 से कट रहा है, लेकिन यह सम नहीं है बाबू, क्योंकि यह सब प्राकृत नहीं है। प्राकृत संख्या में माइनस सिंबल नहीं होता है, इसीलिए यह सम नहीं होगा। किसी को कोई दिक्कत है? अब देखिए बाबू, अब हम बता रहे हैं विषम संख्या। अब देखिए बाबू, विषम संख्या किसको कहते हैं? जो प्राकृत संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। अब देखिए बाबू, हम विषम संख्या का क्या डिफिनीशन लिखे हैं कि जो प्राकृत संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? विषम कहेंगे। जैसे अब देखिए बाबू, 1, 3, 5, 7, 9, 11 ... इनफाइनाइट तक। लेकिन इसी में कोई कह देगा कि -3 बताइए यह विषम है कि नहीं है, तो यह विषम नहीं है। समझ में आया? यह विषम नहीं है। जैसे -7 कह दे तो यह विषम नहीं है।
-11 कह दे तो यह विषम नहीं है, -13 कह दे तो यह विषम नहीं है। क्यों नहीं है बाबू? तो यह प्राकृत संख्या नहीं है, यह प्राकृत संख्या नहीं है, इसीलिए विषम नहीं होगा। ठीक ना। अब देखिए बाबू, अभाज्य अभाज्य अथवा रूढ़ संख्या, रूढ़ संख्या। अब जो है अभाज्य अथवा रूढ़ संख्या, अभाज्य अथवा रूढ़ संख्या, तो इसका डिफिनीशन क्या होता है सो समझिए। एक से बड़ी वैसी प्राकृत संख्या जो एक तथा अपने को छोड़कर किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे अभाज्य अथवा रूढ़ संख्या कहते हैं। अब देखिए बाबू, हम क्या लिखे हैं अभाज्य अथवा रूढ़ संख्या के डिफिनीशन में? हम लिखे हैं बाबू, एक से बड़ी वैसी प्राकृत संख्या, मतलब प्राकृत संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्राकृत संख्या होनी चाहिए, और एक से बड़ा होना चाहिए जो एक तथा अपने को छोड़कर किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, उसे अभाज्य अथवा रूढ़ संख्या कहते हैं। जैसे देखिए बाबू, अब यहाँ एक से बड़ा क्या है? 2, तो 2 1 और 2 के अलावा किसी से नहीं करता है। जैसे 3, मतलब 1 और 3 के अलावा किसी से नहीं करता है। जैसे 5, 7, 9 बाबू 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 जो है 3 से भी कट जाता है, 9 से भी करता है और 1 से भी करता है। और यहाँ 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 15 बाबू नहीं होगा, क्योंकि 15 3 से भी कट जाता है और कितना 5 से भी कट जाता है। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, तो इसीलिए डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाएगा, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाएगा। चलिए बाबू, अब आगे देखते हैं। अब देखिए बाबू, अब उसमें कुछ नोट जरा समझिए। एग्जाम में अक्सर बार पूछता है बाबू, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है या कौन होती है? तो याद रखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 होती है। कोई पूछेगा बाबू, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। एक चीज और समझ लीजिए, कभी कभी एग्जाम में अभाज्य संख्या पहचानना रहता है, तो अभी जो डिफिनीशन बताएं उससे तो आप लोग पहचान ही लीजिएगा, लेकिन एक परिभाषा हम आप लोगों को और बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पुनः पूछे अभाज्य संख्या, हाँ, तो लिखिएगा जिस प्राकृत संख्या का केवल 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए बाबू, देखिए तो यहाँ क्या लिखे हैं दूसरा परिभाषा, कि जिस प्राकृत संख्या का केवल 2 गुणनखंड हो, जिस प्राकृत संख्या का बाबू केवल 2 गुणनखंड हो, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमको चेक करना है कि 15 अभाज्य संख्या है या नहीं है, तो हम 15 को यहाँ मतलब फैक्टर निकालेंगे। जैसे यहाँ लगाएंगे 3 से, 3 पचे 15 और 5 से 1, मतलब 1 गुने 3 गुने 5। अब बाबू हमको 2 गो चाहिए था, लेकिन यहाँ 3 गो हो गया कि नहीं,
तो इसीलिए 15 अभाज्य संख्या नहीं होगा, 15 अभाज्य संख्या नहीं होगा। जैसे कोई आदमी कह दिया कि बताइए 21 अभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो इसको हम लोग फिर गुणनखंड करेंगे। तो 3 सते 21, 7 इकाई 7, मतलब 1 गुने 3 गुने 7। तो देखिए हमको दुइयों को चाहिए था, लेकिन यहाँ 3 गो है, तो इसलिए यह भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। और इसी में कोई आदमी कहेगा कि बाबू चेक करके बताओ 13 अभाज्य संख्या है कि नहीं, तो हम 13 के करेंगे तो यह किसी से नहीं लगता, 1 से लगेगा 13 मरतबे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 गुने 13, केवल दुइयों को आया कि नहीं, दुइयों को गुणनखंड आया, तो इसलिए यह अभाज्य संख्या होगा, 13 अभाज्य संख्या होगा। अब एग्जाम में बाबू पूछेगा तो अब आप लोग समझ जाइएगा। चलिए बाबू अब आगे देखते हैं। अब बाबू अब आगे देखिए पूर्णांक किसको कहते हैं, पूर्णांक, पूर्णांक किसको कहते हैं बाबू। तो देखिए यदि प्राकृत संख्या से पहले प्लस माइनस चिन्ह एक साथ लगा दिया जाए तो उसे हम पूर्णांक कहते हैं। अब देखिए बाबू, अब यहाँ जरा ध्यान से समझिए, पूर्णांक किसको कहेंगे। तो यदि प्राकृत संख्या से पहले प्लस माइनस चिन्ह एक साथ लगा दिया जाए तो उसे हम पूर्णांक कहते हैं। जैसे देख लीजिए +-1 +-2 +-3 ... इनफाइनाइट। कोई दिक्कत है बाबू। अब देखिए तो जैसे प्लस से क्या है तो पूर्णांक है, या माइनस से क्या है तो पूर्णांक है, +2 क्या है पूर्णांक है, या -2 क्या है पूर्णांक है। अब बाबू पूर्णांक 2 प्रकार के होता है, पूर्णांक 2 प्रकार के होता है, 2 प्रकार के होता है। पूर्णांक कितना प्रकार का होता है बाबू, 2 प्रकार के होता है। एक में होता है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। अब देखिए बाबू, और 2 में क्या होता है ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। अब देखिए बाबू, अब जरा ध्यान से देखिए, तो कोई पूछेगा धनात्मक पूर्णांक किसको कहते हैं, तो आप परिभाषा उसको इस तरीका से दीजिएगा कि जिस प्राकृत संख्या से पहले प्लस चिन्ह लगा दिया जाए उसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। और ऋणात्मक पूर्णांक, तो जिस प्राकृत संख्या से पहले माइनस चिन्ह लगा दिया जाए उसे हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। कोई दिक्कत है, लेकिन अब यहाँ आप लोग समझ लीजिए। धनात्मक पूर्णांक में क्या हो जाएगा +1 +2 +3 ... इनफाइनाइट तक, कोई दिक्कत। और ऋणात्मक पूर्णांक में क्या हो जाएगा बाबू -1 -2 -3 ... इनफाइनाइट तक, कोई दिक्कत है बाबू। देखिए धनात्मक पूर्णांक समझ गया, जिसमें प्लस चिन्ह लगा रहेगा मतलब वह प्राकृत संख्या होना चाहिए, और जिसमें प्लस चिन्ह लगा रहेगा वह धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। ऋणात्मक पूर्णांक किसको कहेंगे, तो जिसमें जिस प्राकृत संख्या से पहले माइनस चिन्ह लगा हो उसे ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। अब बाबू एक नोट याद रखिएगा, नोट, शून्य मतलब 0 भी एक पूर्णांक है, 0 भी क्या है एक पूर्णांक है। इसे धनात्मक पूर्णांक समझा जाता है, समझा जाता है। अब देखिए बाबू 0 क्या है, 0 भी एक पूर्णांक है। 0 कोई पूछे 0 पूर्णांक है या नहीं, तो 0 पूर्णांक है। अगर पूछ देगा कि कौन पूर्णांक है तो बोलिएगा 0 धनात्मक पूर्णांक है। किसी को कोई दिक्कत है, चलिए बाबू आगे देखते हैं। अब बाबू अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब देखिए बाबू, कोई आदमी पूछे परिमेय संख्या किसको कहते हैं, तो देखिए बाबू, जो संख्या p/q के
रुका हो, जहां जहां P और Q पूर्णांक हो तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। इस चीज को समझिए बाबू, क्या होना चाहिए। परिमेय संख्या किसको समझेंगे, कैसे समझेंगे, तो जो संख्या P बाई Q के रूप का हो, ठीक है, जहां P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक तो अभी बताए हैं। तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q नीचा जो हर है, हर वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं या समझेंगे। जैसे बाबू अब जरा ध्यान से देखिए, जैसे 4/5 यह परिमेय संख्या है या नहीं है। अब देखिए बाबू, 4 भी पूर्णांक है और 5 भी पूर्णांक है, और यहाँ जो नीचे जो है बाबू 0 नहीं ना है, तो इसीलिए यह परिमेय संख्या होगा। जैसे -10/13 यह परिमेय संख्या है या नहीं है, तो बाबू -10 पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक, और यह धनात्मक पूर्णांक है, और नीचे जो है 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए यह परिमेय संख्या है। अब देखिए बाबू, -5 परिमेय संख्या है, -7 परिमेय संख्या है, 0.5 परिमेय संख्या है। कैसे, तो यहाँ हम दशमलव उड़ाएंगे तो 10 P/Q के रूप का हो गया। 22/7 परिमेय संख्या है, 3.14 परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ दशमलव उड़ाएंगे तो नीचा 100 आ जाएगा। अब देखिए बाबू, जैसे 2 के पावर 2, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 डॉट इनफाइनाइट तक, यह परिमेय संख्या है कि नहीं, तो है, कोई दिक्कत। अब देखिए बाबू, अब यहाँ जो है जैसे √16, तो √16 का वर्गमूल कितना निकल के आता है बाबू, 4, और नहीं कुछ है तो यहाँ 1 है, कोई दिक्कत। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मतलब परिमेय संख्या होगा। अगर मान लीजिए बाबू यहाँ रहता √5, तो इसका वर्गमूल तो नहीं निकल के आ रहा है ना, तो इसीलिए यह परिमेय संख्या हो जाएगा। ये हम बताएंगे परिमेय होता है कैसे, समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए अब सीधे कहेगा पाई, तो पाई अपरिमेय है, परिमेय नहीं है। अब मान लीजिए बाबू, जैसे 2 के पावर 2/3 के पावर 5, यह परिमेय है कि नहीं, तो है बाबू, क्योंकि इसको 2 बार गुना करेंगे तो 4, और इसको गुना करेंगे 3 को 5 बार तक कुछ आएगा, इसीलिए यह परिमेय संख्या होगा। अब देखिए बाबू, जैसे 2 के पावर -2 यह परिमेय है कि नहीं, तो है बाबू। क्यों है, तो क्योंकि यहाँ इसको अगर लाएंगे तो 1/2 के, इसको क्या कर सकते हैं, 1/2 के पावर 2 मतलब 1/4 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसीलिए मतलब 1/4 क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अब जरा देखिए यहाँ, जैसे मान लीजिए 1.3, ठीक है, 1.3 और बटा 1.5, यह परिमेय है कि नहीं, तो परिमेय है। अब जैसे बाबू √49 गुने मान लीजिए 7, यह परिमेय है कि नहीं है, तो है, क्योंकि 49 का वर्गमूल 7 आएगा, और 7 गुने 7 49, अब आइए तो परिमेय होगा। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, जैसे √5 गुने √5 यह परिमेय है कि नहीं है, सो बताइए। तो देखिए √5 में √5 से गुना करेंगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ नहीं पूछा था 1, तो इसलिए परिमेय होगा। बात समझ रहे हैं ना। जैसे अब देखिए यहाँ अगर आएगा √25 बटे √5, यह परिमेय है कि नहीं है, तो देखिए बाबू 25 का वर्गमूल तो यहाँ 5 हो जाएगा, और इसका वर्गमूल तो नहीं ना निकलेगा, इसीलिए यह परिमेय नहीं होगा। कोई दिक्कत है। अब जैसे मान लीजिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे √2 गुने √8, यह परिमेय होगा कि नहीं होगा, सो बताइए। तो √2 और √8 में गुना करेंगे तो √16, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 4, और नहीं है कुछ तो 1, तो यह परिमेय होगा। परिमेय समझने में किसी को दिक्कत है बाबू? चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए बाबू अब देखते हैं हम अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या, अब अपरिमेय संख्या क्या होता है वह देखिए। अब बाबू
अपरिमेय संख्या क्या होता है? तो जो संख्या पी वाई क्यू के रूप का नहीं हो, जो संख्या पी वाई क्यू के रूप का नहीं हो, जहां पी और क्यू पूर्णांक हो तथा क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए बाबू, मतलब जो संख्या पी वाई क्यू के रूप का नहीं हो, ठीक है, पी वाई क्यू के रूप का नहीं होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अपरिमेय कहेंगे। आप ऐसे समझ लीजिए सीधे सीधे कि जो संख्या रूट में दिया है जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वह सब क्या होगा? अपरिमेय होगा। जैसे √5, √7, √13, √15, यह सब क्या होगा बाबू? अपरिमेय होगा। क्या होगा? अपरिमेय होगा। कोई दिक्कत? जैसे पाई क्या होगा? अपरिमेय होगा। एप्सिलॉन नॉट क्या होगा? अपरिमेय होगा। मतलब ये बात समझ रहे हैं ना? जैसे √7 प्लस √5 अपरिमेय होगा। इस सब का वर्गमूल नहीं निकल रहा है बाबू। कोई दिक्कत है? चलिए बाबू अब आगे देखते हैं। चलिए बाबू एक नोट बता रहे हैं हम। नोट देखिए, परिमेय अपरिमेय जब भी पहचानना हो ना तो इस नोट को याद करके रखिएगा बाबू। परिमेय और अपरिमेय जब भी पहचानना हो तो इस नोट को याद करके रखिएगा बाबू। जैसे देखिए पाई ई और रूट जैसे √5, मतलब रूट के अंदर रूट वाला संख्या जिसका वर्गमूल पूर्ण संख्या में न हो को छोड़कर सभी संख्या परिमेय है। अब जरा ध्यान से देखिए, लेकिन रूट के अंदर माइनस नहीं हो। लेकिन रूट के अंदर ऋणात्मक चिन्ह भी नहीं है। ऋणात्मक चिन्ह भी नहीं है। देखिए बाबू बहुत हाई लेवल का नोट है, जरा ध्यान से समझिएगा, एक भी त्रुटि नजर नहीं आएगा। देखिए था पाई को छोड़ दीजिएगा, एप्सिलॉन नॉट को छोड़ दीजिएगा, और रूट जैसे 5, √7, √12, √15, √18, √19, रूट वाला संख्या जिसका वर्गमूल पूर्ण संख्या में न हो। मतलब जैसे 16 का वर्गमूल जो निकालते हैं तो 4 पूर्ण संख्या आता है ना, जैसे 4 का वर्गमूल निकालते हैं तो 2 पूर्ण संख्या आता है ना, उसको छोड़ करके सभी संख्या परिमेय है। लेकिन उसके साथ साथ एक बात और याद रखिएगा बाबू, जैसे लेकिन रूट के अंदर ऋणात्मक चिन्ह भी नहीं हो। जैसे अभी हम बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए √25, तो यह परिमेय होगा क्योंकि इसका वर्गमूल 5 आएगा। लेकिन यहीं पर आता √-25, तो यह परिमेय नहीं होता। समझ में आ गया ये बात? चलिए बाबू अब जो है अब आगे देखते हैं। चलिए बाबू अब हम बहुत वीवीआई नोट बता रहे हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या से रिलेटेड। इसको जरा ध्यान से रखिएगा। वीवीआई नोट बाबू, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए बाबू, पहले तो 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत या अनगिनत
अपरिमेय संख्या होता है। कोई दिक्कत है बाबू? जरा ध्यान से रखिए, देखिएगा, दो परिमेय संख्या के बीच अनंत या अनगिनत परिमेय संख्या होता है। दूसरा का नोट है, दो अपरिमेय संख्या के बीच अनंत या अनगिनत अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या होता है। अब देखिए बाबू, यहाँ हम क्या लिखाए हैं कि दो अपरिमेय संख्या के बीच अनंत या अनगिनत अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है। अब जो है बाबू, अब जरा ध्यान से देखिएगा, तीसरा, दो परिमेय संख्या का योग, अंतर, गुणनफल, भागफल, मस, लस सभी परिमेय संख्या होता है। अब देखिए बाबू, दो परिमेय संख्या का योग रहे मतलब जोड़ रहे, या घटाव रहे, या गुणा रहे, या भाग रहे, या लघुत्तम रहे, या महत्तम रहे, यह सब क्या होगा बाबू? परिमेय होगा। यह सब क्या होगा? परिमेय होगा। ठीक। अब चौथा नोट देखिए, दो अपरिमेय संख्या का योग तथा अंतर अपरिमेय संख्या होता है। अब देखिए बाबू, इस चीज को याद रखिएगा, दो अपरिमेय संख्या का जोड़ और घटाव क्या होता है? अपरिमेय होता है। लेकिन गुणा में बाबू क्या होता है, सो हम बता रहे हैं। अब देखिए जरा ध्यान से, दो अपरिमेय संख्या का योग मतलब जोड़ और घटाव क्या होता है? अपरिमेय होता है। लेकिन दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल या तो गुणनफल तथा भागफल या तो परिमेय होता है या अपरिमेय होता है। अब देखिए बाबू, हम क्या बताए हैं कि दो परिमेय संख्या का गुणनफल तथा भागफल या तो परिमेय होता है या तो अपरिमेय होता है। कैसे होता है बाबू? अब मान लीजिए कि कोई संख्या है, मान लीजिए मतलब दो को अपरिमेय संख्या ले लीजिएगा तो कभी गुना कीजिएगा ना, तो क्या होता है, जैसे √2 अपरिमेय संख्या है कि नहीं है? √2 अपरिमेय है कि नहीं? जैसे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे √2 अपरिमेय है और √8 भी अपरिमेय है। इस दोनों को गुना किए तो √16 आया, तो 16 आया, इसका मतलब इसका वर्गमूल 4, तो यह परिमेय ना आ गया बाबू। लेकिन अगर यहीं पर आता √2 और गुने √3 तो यहाँ क्या हो जाता? √6, तो यह अपरिमेय हो जाता, यह परिमेय हो जाता, और यह क्या होता बाबू? अपरिमेय। तो इसीलिए बाबू हम लिखे हैं कि दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल तथा भागफल या शेषफल या तो परिमेय होता है या अपरिमेय होता है। इस नोट को बाबू बहुत बारीकी से देखिएगा, दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल या तो परिमेय होता है या तो
अपरिमेय होता है। किसी को कोई दिक्कत है? चलिए बाबू अब अगला नोट देखते हैं। चलिए बाबू अब अगला नोट देखिए छठा। अब रहेगा एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योग, अंतर, गुणनफल, भागफल, लसर, मसर हमेशा अपरिमेय होता है। अपरिमेय होता है। इस चीज को भी बाबू बहुत बारीकी से याद रखिएगा। एक ही नोट में हम सारा चीज बता दिए कि एक अगर परिमेय संख्या रहेगा और एक अपरिमेय संख्या रहेगा बाबू, तो उसका योग मतलब जोड़, उसका अंतर मतलब घटाव, उसका गुणनफल मतलब गुणना, या भागफल मतलब जो भाग देने के बाद जो परिणाम आता है वो, लसम मस हमेशा क्या होगा? अपरिमेय होगा। मतलब दो परिमेय संख्या, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या के साथ बाबू जब भी हम कोई रिलेशन बनाएंगे तो हमेशा क्या आएगा? अपरिमेय आएगा। क्या आएगा? अपरिमेय आएगा। कोई दिक्कत है बाबू? अब देखिए, अब जो है मैं एक चीज और बता रहा हूं। देखिए तो बाबू 7वां नोट में अब जो है जैसे कहेगा एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या के बीच कहेगा एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है। मतलब कोई पूछ देगा बाबू कि एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है या कितनी अपरिमेय संख्या होती है, तो उस दोनों के बीच में बाबू न तो एक परिमेय होती है और न ही एक अपरिमेय, मतलब एक भी नहीं। मतलब यह बात समझ में आया बाबू? मतलब कोई पूछेगा एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होता है, तो एक भी नहीं। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या के बीच कितनी अपरिमेय संख्या होता है, फिर भी एक भी नहीं। चलिए बाबू अब आगे देखते हैं। देखिए बाबू अब जो है, अब हम मेन टॉपिक पे आ रहे हैं। अब हम किस पे आ रहे हैं? मेन टॉपिक पे आ रहे हैं बाबू, वास्तविक संख्या पर। अब देखिए बाबू, अब जो है वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? वास्तविक संख्या। देखिए बाबू, सच पूछिएगा तो दुनिया में संख्या दो ही प्रकार की होती है। दुनिया में संख्या कितने प्रकार की होती है? दो ही प्रकार की होती है, एक वास्तविक और एक अवास्तविक। बाकी इसी का सब ब्रांच है, बाकी सब इसी का ब्रांच है। लेकिन चलिए अब समझते हैं बाबू, बहुत ही मतलब रोचक टॉपिक है वास्तविक संख्या। अब देखिए बाबू, तो इसका डिफिनीशन समझिए क्या होता है। जिस संख्या को वर्ग करने पर धनात्मक मान आए उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। बाबू जब तक आप जिंदा तब तक इस थ्योरी को याद रखिएगा, वास्तविक संख्या पहचानने में कभी दिक्कत नहीं होगा। वास्तविक संख्या किसको कहेंगे? जिस संख्या को वर्ग करने पर धनात्मक मान आए उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। या दूसरा परिभाषा यह भी दे सकते हैं, परिमेय और
अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। अब देखिए बाबू, कभी कभी यह भी आप बोल सकते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, लेकिन आप लोग मेरा इस थ्योरी को याद रखिएगा, जिस संख्या को वर्ग करने पर धनात्मक माना है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे देखिए बाबू, अब हम बता रहे हैं वास्तविक संख्या में, जैसे √5, √7, -√5, √25, 4/5, -3/10 ... इनफाइनाइट तक, यह सब वास्तविक संख्या है। लेकिन आप पहचान कैसे लीजिएगा बाबू? जैसे मान लीजिए अभी हमको कोई कहा कि बताइए सर √5 वास्तविक संख्या है या नहीं, तो हम क्या करेंगे बाबू? √5 का वर्ग करेंगे। तो यहाँ 2 बार गुना करेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म, तो यहाँ 5 और निकल के आएगा +5। तो यह मेरा वास्तविक संख्या होगा, क्योंकि धनात्मक माना है। इसी में रहता कि -3, सर बताइए वास्तविक संख्या है कि नहीं, तो हम -3 का स्क्वायर करते, तो यह कितना हो जाता बाबू? माइनस माइनस प्लस, 3 या 9, तो यहाँ प्लस से आता, इसीलिए यह भी वास्तविक संख्या है। लेकिन अगर इसमें रहता √-5 वास्तविक है कि नहीं, तो जरा ध्यान से देखिए, √-5 का स्क्वायर करते तो स्क्वायर से रूटे ना खाली खत्म होगा जी, तो -5 आता बाबू। रूट से केवल स्क्वायर खत्म होता, यह माइनस तो जो के त्यों हो जाता। यहाँ -√5 है, तो यहाँ क्या आ गया? ऋणात्मक मान आ गया, इसलिए यह वास्तविक संख्या नहीं होगा। अब जब तक जिंदा रहिएगा तब तक आप पहचान लीजिएगा ना वास्तविक संख्या किसको कहते हैं। चलिए बाबू, अब हम बता रहे हैं अवास्तविक के बारे में। चलिए बाबू, अब हम बात कर रहे हैं अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या, अब देखिए बाबू, अवास्तविक संख्या किसको कहेंगे? हम बताएं कि दुनिया में संख्या 2 ही प्रकार के होता है, एक वास्तविक और एक अवास्तविक। तो अवास्तविक संख्या किसको कहेंगे? तो जिस संख्या को वर्ग करने पर जिस संख्या को वर्ग करने पर ऋणात्मक मान आए उसे अवास्तविक संख्या कहते हैं। अवास्तविक संख्या कहते हैं। बाबू, अवास्तविक कोई पूछेगा तो क्या कहिएगा कि जिस संख्या को वर्ग करने पर ऋणात्मक मान आए उसे अवास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे देखिए तो बाबू, जैसे √-5, तो देखिए, तो √-5 का स्क्वायर करेंगे तो यह -5 आएगा, यह अवास्तविक हो जाएगा। जैसे √-7, √-10, √-25 ... etc। अब देखिए बाबू, अब जो है एक चीज याद रखिएगा, नोट। वास्तविक अवास्तविक कैसे पहचानिएगा? एगो चीज यह नोट याद रख लीजिएगा, और वास्तविक और अवास्तविक पहचानने में जीवन में नहीं दिक्कत होगा। देखिए बाबू, जिस संख्या के रूट के अंदर माइनस चिन्ह लगा हो को छोड़कर दुनिया की सारी संख्याएं वास्तविक संख्या है। इस चीज को बाबू जब तक है जान याद रखिएगा। नोट जो लिखाए हैं
वास्तविक और अवास्तविक पहचानने का, तो जिस संख्या के रूट के अंदर माइनस चिन्ह लगा हो को छोड़कर दुनिया की सारी संख्या क्या है? वास्तविक संख्या है। दुनिया की सारी संख्या क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। जैसे बाबू अब देख लीजिए, जैसे √-5, √-7, यह सब क्या है? √-8, यह क्या बाबू? √-25, √-49, यह सब क्या है? यह अवास्तविक है। अवास्तविक, यह क्या है? अवास्तविक है। क्या है? अवास्तविक है। यह सब क्या है बाबू? अवास्तविक संख्या है। मतलब रूट के अंदर माइनस छोड़ के अब दुनिया में आम, इमली, कटहर, बरहर मतलब कोई भी संख्या पूछे तो समझ लीजिएगा कि आप लोग क्या है? वह वास्तविक संख्या है। चलिए बाबू अब आगे देखते हैं। बाबू एक मैं बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक बता रहा हूँ, बहुत ही रोचक चीज बता रहा हूँ। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसे कोई भी आदमी पूछता है √-25 का वैल्यू अगर कहता है निकालने के लिए, तो आप लोग फट से क्या कर देते हैं? या तो कोई आदमी कहेगा -5, तो यह भी गलत है। अगर कोई कहेगा √-25 का वैल्यू +5, वह भी गलत है। अगर कोई कहेगा √-25 का वैल्यू +-5 होता है, तो यह भी गलत है। इस चीज को जरा ध्यान से देखिए बाबू। √-25 का वैल्यू अगर कोई निकाल के देता है और कहता है -5 होगा, तो वह गलत होगा। जैसे √-25 के वैल्यू निकाल कर कोई कहता है +5 होता है, वह भी गलत होगा। √-25 का वैल्यू निकाल के कोई कहता है ±√5 होगा, तो वह भी गलत होगा। तो आप लोग पूछिएगा कि सर यह सब गलत है, तो सही क्या है? देखिए मैं सही बता रहा हूँ। देखिए बाबू, आप लोग को यह तो 11th में पढ़ना है, 10th तक नहीं पढ़ना है। आयोटा होता है, आयोटा जो है ना पढ़ना है। आयोटा एक नंबर होता है बाबू, ठीक ना। आयोटा एक संख्या होता है जिसमें I² बराबर क्या होता है? -1। I² बराबर क्या होता है? -1। आयोटा एक संख्या होता है बाबू, ठीक ना, जो अवास्तविक संख्या के लिए होता है। यहाँ लिख देते हैं, आयोटा एक संख्या होती है, जो अवास्तविक संख्या के लिए लागू होती है। अब देखिए बाबू, आयोटा क्या होता है? एक अवास्तविक संख्या होती है, हाँ, जो अवास्तविक संख्या के लिए लागू होता है। इसे I से सूचित किया जाता है। I से सूचित किया जाता है। कोई दिक्कत है बाबू? जहां मतलब I² बराबर क्या होता है? -1। यह ड्राइव होकर क्या आता है बाबू? तो अब जरा ध्यान से देखिए, I² का वैल्यू क्या होता है? -1 होता है। तो अब जरा देखिए यहाँ ध्यान से बाबू, जैसे √-25 का वैल्यू निकालना है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? √25 गुने -1 लिख सकते हैं कि नहीं? √25 गुने -1। अब देखिए बाबू, तो यहाँ क्या हो जाएगा? रूट ठीक है, 25 भी ठीक है, और -I के जगह क्या होगा? I², क्योंकि यह तो अवास्तविक संख्या है। तो अब इसको 25 का वर्गमूल अब निकालेंगे तो 5I² का I, तो क्या आ जाएगा? 5I। इसी प्रकार से मान लीजिए, तो आप ध्यान में रख लीजिएगा, -√49 के कहेगा तो 49 के वर्गमूल 7 I लगा दीजिएगा। √64 के कहेगा -64 के, तो 8, इसका वर्गमूल 8 और I लगा दीजिएगा। अब किसी को दिक्कत है बाबू, तो यहाँ एक्यूरेट क्या हो जाएगा? √-25 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5I। यह जो है √-25 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5I। किसी बाबू को समझने में कोई दिक्कत है? बाबू आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में आप लोगों के साथ, नए मतलब थ्योरी के साथ। जो थ्योरी बच गया है, अभी तो यह तो इंट्रोडक्शन टाइप था, लेकिन अभी बहुत सारा थ्योरी आप लोगों को देना है बाबू। लेकिन मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर हमारा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आता है, हमारा यह पढ़ाई आप लोगों को समझ में आता है, तो आप मेरे इस चैनल को
सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।